Good morning, students and my dear friends. I'm Dr. Shalini Shukla, and today is 8th of April 2022, Friday. Motivation of the day is today's accomplishments were yesterday's impossibilities. आज की डिस्कशन में हम ये सारे न्यूज़ आर्टिकल कवर करेंगे। तो देख लेते हैं आज का पहला न्यूज़ आर्टिकल जो कि बिजनेस स्टैंडर्ड के पेज नंबर 4 पर दिया हुआ है। फाइनेंशियल ईयर 22 एंड्स विद बैंक क्रेडिट ग्रोथ ऑफ 8.6%. In comparison to the last year, that is financial year 21, the bank credit clocked at 8.6%. So financial year 22 में बैंक क्रेडिट ग्रोथ रेट 8.6% रही, जो कि पिछले फाइनेंशियल ईयर में 5.6% थी एज पर द रीसेंट RBI डेटा. And this credit growth is mainly surged by retail and farming sector. So प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग और रिटेल सेगमेंट में लोन ग्रोथ की वजह से इस बार फाइनेंशियल ईयर 22 में जो क्रेडिट ग्रोथ रेट रहा वो 8.6% रहा। हालांकि RBI का ये कहना है कि अगर पैंडेमिक के इम्पैक्ट की बात करें तो सितंबर 2021 तक पैंडेमिक का इम्पैक्ट देखने को मिला फाइनेंशियल ईयर 22 में। इसके बाद क्रेडिट ग्रोथ में एक यू टर्न देखने को मिला, स्पेशली इंडस्ट्री और रिटेल सेगमेंट में फ्रॉम द मंथ ऑफ अक्टूबर। तो अक्टूबर के महीने से कुछ रिकवरी, कुछ टर्न अराउंड देखने को मिला क्रेडिट ग्रोथ में। एंड क्रेडिट ग्रोथ ऑन ईयर बेसिस होवर्ड बिटवीन 5.5 to 6.7% इन द वेरी फर्स्ट हाफ द फिजिकल ईयर, और उसके बाद से सेकेंड हाफ में ये इंक्रीज होना शुरू हो गया। तो ओवरऑल जो एवरेज क्रेडिट ग्रोथ रेट रहा फाइनेंशियल ईयर 22 का वो 8.6 है। RBI एज पर द RBI डेटा, बैंक्स हैव गिवन द लोन ऑफ 9.41 ट्रिलियन इन फाइनेंशियल ईयर 22, जिसमें से मार्च के 15 दिनों में केवल 1.78 ट्रिलियन का जो लोन है वो बैंक्स ने दिया। तो लास्ट के 15 दिन में 1.78 ट्रिलियन का लोन बैंक्स ने लेंड किया ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 22। हालांकि ये तो बात रही बैंक के लोन की है, और कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं बैंक्स के लिए लोन मतलब उसका असेट, बैंक के लोन उसके असेट होते हैं, क्योंकि बैंक के जो लोन होते हैं वही उसके लिए इनकम जनरेट करते हैं। अगर लाइबिलिटीज़ की बात करें तो जो डिपॉजिट्स होते हैं बैंक्स के, जो सेविंग अकाउंट्स, FD अकाउंट्स होते हैं, वो बैंक्स के लिए लाइबिलिटीज़ होते हैं, क्योंकि वो डिपॉजिटर और अकाउंट होल्डर की डिमांड पर जब वो भी डिमांड करेगा तब बैंक्स को वो अमाउंट बैंक अकाउंट होल्डर को रीपे करना होता है। तो अगर लाइबिलिटीज़ की बात करें तो स्टोरी फॉर लाइबिलिटीज़ इज actually little bit different. The pace of deposit mobilization moderated to 8.94% in financial year 22, जो कि पिछले साल 11.4% था। तो डिपॉजिट जो हुआ वो थोड़ा सा मॉडरेट हुआ, इसका मतलब बैंक से लाइबिलिटीज़ थोड़ा सा डिक्रीज हुई, बट दिस टाइप ऑफ लाइबिलिटी इज़ नॉट। अगर डिपॉजिट ही कम हो रहा है तो बैंक्स जो है वो असेट कहाँ से क्रिएट कर पाए, क्योंकि यही इसी लाइबिलिटीज़ और इन्हीं डिपॉजिट के थ्रू जो मनी कलेक्ट होता है बैंक उससे लेंडिंग करते हैं। तो जो डिपॉजिट मोबिलाइजेशन था वो मॉडरेट हुआ 11.4% से 8.94% तक इन कंपैरिजन टू द लास्ट ईयर। और अगर सेगमेंट वाइज हम देखें तो ग्रोथ इन इंडस्ट्रियल सेगमेंट्स रिमेन सपोर्टेड बाय MSME सेक्टर। अदरवाइज जो मेजर ड्राइवर्स रहे क्रेडिट ग्रोथ के वो रहे रिटेल और एग्रीकल्चर सेगमेंट। एंड दिस इज द ग्राफ ऑफ क्रेडिट डिपॉजिट ग्रोथ रेट इन डिफरेंट ईयर। सो सिंस लास्ट 10 ईयर्स का डेटा यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है, जहाँ पर एग्रीगेट डिपॉजिट, लाइट जो ग्रे बार है वो है एग्रीगेट डिपॉजिट, और जो ब्लैक है दैट इज बैंक क्रेडिट। तो ये लास्ट 10 ईयर का डेटा दिया गया है, जहाँ पर हम कंटिन्यूसली अगर ट्रेंड को एनालाइज करें तो हम देख सकते हैं कि कुछ सालों तक या इवन हर टाइम अप्रॉक्सीमेटली जो डिपॉजिट्स रहे हैं वो बैंक क्रेडिट ग्रोथ रेट से, जो एग्रीगेट डिपॉजिट का जो रेट रहा है वो बैंक के क्रेडिट ग्रोथ रेट से ज़्यादा रहे। हालांकि इस फाइनेंशियल ईयर में डिपॉजिट मोबिलाइजेशन थोड़ा सा मॉडरेट हुआ है। स्टूडेंट माइंडेड हर साल का जो डेटा दिया है यहाँ पर थोड़ा सा डेट्स का डिफरेंस है। और अगर हम देखें ओवरऑल क्रेडिट बैंक की ग्रोथ रेट को अगर एक ग्राफ पर डालें तो दिस इज़ द red line that indicates the growth in terms of bank credit, and this sky blue line indicates the aggregate deposit year on year basis in terms of percentage.
और किसी भी इकोनॉमी के लिए अगर डिपॉजिट रेट हो या क्रेडिट ग्रोथ रेट उसके बैंकिंग इंडस्ट्री में ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है, सो दैट इज़ नॉट अ वेरी गुड साइन, क्योंकि हेल्दी बैंकिंग सेक्टर इज़ द बैकबोन ऑफ एनी हेल्दी इकोनॉमी, और एक हेल्दी बैंकिंग सेक्टर के लिए एक सफिशिएंट क्रेडिट ग्रोथ रेट होना ज़रूरी है। और कहीं ना कहीं अगर ग्रोथ रेट इंक्रीज कर रहा है बैंक्स का, तो समवेयर इट इंडिकेट्स दैट येस देयर इज़ अ investment and expenditure and demand in the economy. That is why the credit growth rate of banks are increasing. तो अगर क्रेडिट इंक्रीज हो रहा है, क्रेडिट ग्रोथ रेट बढ़ रही है बैंक्स की, तो कहीं ना कहीं से पता चलता है कि जो इकोनॉमी है उसमें इन्वेस्टमेंट है, उसमें डिमांड है, उसमें एक्सपेंडिचर है। इसीलिए इंडिविजुअल, चाहे वो एग्रीकल्चर सेगमेंट से बिलोंग करते हों, चाहे वो रिटेल सेगमेंट से बिलोंग करते हैं, चाहे वो कॉरपोरेट हाउसेज हों, वो लोन की फैसिलिटी ऑप्ट कर रहे हैं या लोन ले रहे हैं। इसी के साथ एक और न्यूज़ दी हुई थी बैंक से रिलेटेड, जो कि हम इसी सेगमेंट में कवर करेंगे। आरबीआई नोट टू बैंक टू ओपन डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स। सो कल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स को ओपन करने से रिलेटेड कुछ नॉर्म्स को लेट डाउन किया, और जहां पर जो कमर्शियल बैंक्स थे उनको डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स DBU ओपन करने को अलाउ कर दिया है विथ सर्टेन मिनिमम प्रोडक्ट्स एंड सर्विस कंडीशन दैट मस्ट बी ऑफर्ड इनटू वाया दीज यूनिट्स। तो जो इस साल के बजट में अनाउंसमेंट हुआ था कि फाइनेंशियल ईयर 23 में अप्रॉक्सीमेटली 75 DBU डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स 75 डिस्ट्रिक्ट में ओपन करी जाएंगी, just to celebrate the 75 years of independence of the country। तो उसी डायरेक्शन में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कमर्शियल बैंक्स को अलाउ कर दिया है कि वो डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स ओपन कर सकती हैं, और उसके लिए जो नॉर्म्स होते हैं, जो कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, उनको भी ले डाउन किया है। टू स्टार्ट विद ऑल कमर्शियल बैंक्स विद द पास्ट डिजिटल बैंकिंग एक्सपीरियंस आर अलाउड टू ओपन सच यूनिट्स इनटू डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट। इसके अलावा जो रीजनल RRBs हैं, रीजनल रूरल बैंक्स हैं, लोकल एरिया बैंक्स हैं, पेमेंट्स बैंक्स हैं, इनको फ़िलहाल के लिए गवर्नमेंट ने अभी अलाउ नहीं किया है विदाउट द प्रायर अप्रूवल ऑफ RBI इन Tier 1 to Tier 6 सिटीज़। तो इन बैंक्स को फ़िलहाल के लिए गवर्नमेंट ने DBU, इन तरह के RRBs को, लोकल एरिया बैंक्स को, पेमेंट बैंक्स क्या होते हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पेमेंट बैंक्स के एग्जाम्पल लिख करके बताइए आज। तो इस तरह के जो बैंक्स हैं फ़िलहाल के लिए, उनको अभी अलाउ नहीं किया गया, उनको एग्जेम्प्ट कर दिया गया है इस लिस्ट से। इसके अलावा जो भी अदर कमर्शियल बैंक्स हैं जिनके पास डिजिटल बैंकिंग का एक्सपीरियंस है, दे कैन गो फॉर ओपनिंग और दे कैन गो फॉर लॉन्चिंग DBUs इनटू Tier 1 to Tier 6 सिटीज़। अब क्वेश्चन ये उठता है कि DBUs क्या हैं और क्यों गवर्नमेंट इस पर इतना फोकस कर रही है। DBUs आर स्पेशलाइज फिक्स्ड बिजनेस पॉइंट्स, जहाँ पर कुछ मिनिमम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल होगा। किस लिए? फॉर डिलीवरिंग द डिजिटल बैंकिंग सर्विसेज और प्रोडक्ट्स। तो बेसिकली ये छोटे छोटे तरह के फिक्स्ड बिजनेस पॉइंट्स होंगे जो कि मिनिमम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर से इक्विप्ड होंगे, और यहाँ पर जितने भी तरह के फाइनेंशियल डिजिटल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज प्रोवाइड करी जाती हैं, वो कस्टमर सेल्फ सर्विस के बेसिस पर और असिस्टेड मोड के बेसिस पर अवेल कर सकेंगे। तो डिजिटल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज ऑफर होंगी, फाइनेंशियल डिजिटल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज ऑफर होंगी इन बिजनेस पॉइंट्स में। तो डेफिनेटली इट विल इम्प्रूव द फाइनेंशियल इंक्लूजन, इट विल इम्प्रूव द डिजिटलाइजेशन ऑफ द फाइनेंशियल सर्विसेज एज वेल। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 6 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। इंडिया इजराइल FTA टॉक्स टुगेदर पेज नेक्स्ट मंथ। So after signing the trade deal with UAE and Australia, now India is on a fast track of negotiation to discuss and deliberate the upcoming FTAs with Israel, EU and UK. तो as per the recent news, India और Israel दोनों ही कंट्रीज नेक्स्ट मंथ से जो FTA पर नेगोशिएशन है उसको तेज कर देंगे। एज पर द रीसेंट न्यूज, द टॉक्स बिटवीन इंडिया एंड इजराइल will gain momentum
फ्रॉम द नेक्स्ट मंथ। हालांकि अगर बात करें इस डिस्कशन की तो अप्रॉक्सीमेटली 10 ईयर्स से ये डिस्कशन चल रहा है इंडिया और इजराइल के बीच में ऑन दिस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इशू। हालांकि रिसेंटली इंडिया ने 2 कंट्रीज़ के साथ साइन किया है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और पैक्ट। अब इंडिया इजराइल के साथ भी बायलैटरल ट्रेड टाइज जो हैं उसको इम्प्रूव करना चाहता है एंड दैट इज़ वाई बोथ द लीडर ऑफ बोथ साइड्स हैव शोन द इनफ इंटरेस्ट टू रिज्यूम द टॉक्स। तो प्रिलिमिनरी डिस्कशन लास्ट ईयर ही वाइंड अप हो गया था। अभी फ़िलहाल के लिए किस तरह से ट्रेड टैरिफ के जो रूल्स रेगुलेशंस होंगे, किस तरीके से एक्सपोर्टर इंपोर्टर्स के जो डिफरेंट इश्यूज़ हैं उनको एड्रेस किया जाएगा, तो ये सारे जो डिटेल टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उस पर डिस्कशन होगा। इसके अलावा ऐसा नहीं कि इजराइल सिर्फ इंडिया से ही ये डिस्कशन कर रहा है, इसके अलावा इजराइल का डिस्कशन यूएई के साथ भी चल रहा है फॉर साइनिंग 1 FTA। और ऐसा कहा जा रहा है कि नेक्स्ट वीक में ये जो डील है ये फाइनलाइज हो जाएगी यूएई और इजराइल के बीच में, क्योंकि दिस डील इज़ ऑन इट्स फाइनलाइजेशन स्टेज। और इसके बाद से इंडिया विल ट्राई टू इंगेज विद इजराइल अगेन। हालांकि पिछले साल प्रिलिमिनरी डिस्कशन ओके हो गया था, 10 साल से डिस्कशन चल रहा है। लेट्स सी एंड होप फॉर द बेस्ट कि इस बार इंडिया और इजराइल के बीच में FTA साइन हो जाएगा। And this is the data of trade development, export and import from financial year 2019 to financial year 22। तो टोटल ट्रेड कितना हुआ और कितना ट्रेड बैलेंस रहा हमारा उस पर्टिकुलर कंट्री के साथ, दैट इज इन टर्म्स ऑफ डॉलर विनियल। यू कैन जस्ट हैव द ग्लिम्स ऑफ इट। This blue bar indicates the export and this yellow bar indicates the import data. अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 7। कैन ईजिंग नॉर्म्स फॉर जीन एडिटिंग क्रॉप्स कॉम्प्रोमाइज बायोसेफ्टी? इट इज़ नॉट एन न्यूज़ आर्टिकल, इट इज़ बेसिकली एन एडिटोरियल जहाँ पर ऑथर ने जीन एडिटिंग नॉर्म्स को लेकर के अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखे हैं। अगर देखें हम इंटरनेशनल सिनेरियो में तो रिसेंटली चाइना ने जीन एडिटिंग के नॉर्म्स को लेकर के रूल्स अमेंड किए हैं और इसके बाद से ऐसा एंटिसिपेट किया जा रहा है कि चाइना ने जो रिसेंटली अप्रूव की हैं गाइडलाइंस, इसके बाद चाइना में जो ईल्ड्स है, क्रॉप ईल्ड्स है, वो इंक्रीज़ होगी, क्रॉप्स की जो रेसिस्टेंस है पेट्स के लिए वो इंक्रीज़ होगी और इसका इम्पैक्ट क्लाइमेट चेंज पर भी देखने को मिलेगा। तो अब चूँकि चाइना ने रिसेंटली गाइडलाइंस अप्रूव करी हैं जीनोम एडिटिंग के लिए और इंडिया में भी जीनोम एडिटिंग एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्शियल इशू है, बहुत टाइम से लेकर के गवर्नमेंट इसको रेगुलेट करना चाह रही है, बट बिकॉज ऑफ सर्टन इश्यूज एंड चैलेंजेस इंडिया में जीनोम एडिटिंग को लेकर के बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस देखने को नहीं मिली है, स्पेशली इन केस ऑफ एग्रीकल्चर फीड। और अगर बात करें और स्पेसिफिक बात करें तो फूड क्रॉप्स को लेकर के बहुत ज़्यादा अपोजिशन है फ्रॉम डिफरेंट सेगमेंट्स। लेकिन अब चूंकि रिसेंटली चाइना ने गाइडलाइंस अप्रूव करी हैं तो डेफिनेटली इट विल ignite the deliberations, negotiation and discussion arguments in India as well related to the gene edited crop और gene editing norms। अगर यहाँ मैं आपको बताऊँ जीन एडिटिंग क्रॉप्स क्या होती है सिंप्लीफाइड तरीके से, नॉट फ्रॉम अ साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू, तो किसी भी क्रॉप या किसी भी प्लांट के जीन्स को इस तरीके से एडिट करना, जीन सीक्वेंसिंग को इस तरीके से एडिट करना जिससे कि एक डिज़ायरेबल इफ़ेक्ट जनरेट किया जा सके उस पर्टिकुलर प्लांट में, उस पर्टिकुलर फ्रूट में या उसके किसी भी पार्ट में। जनरली होता क्या है जीनोम एडिटिंग के थ्रू जो साइंटिस्ट होते हैं दे वांट टू डेवलप द प्रॉपर्टी ऑफ अ पेट रेसिस्टेंस, they want to increase the nutritional value, they want to decrease the requirement of the water crop। तो इस तरीके से बहुत सारे डिज़ायरेबल इम्पैक्ट जनरेट करने के लिए जो जीन्स होते हैं उस पर्टिकुलर क्रॉप के या उस प्लांट के, उसको एडिट किया जाता है, उनकी सीक्वेंसिंग को चेंज किया जाता है। हालांकि इसको लेकर के बहुत ज़्यादा अदर ओपिनियन भी हैं। ये कहते हैं कुछ एक सेगमेंट का ये भी कहना है कि जीनोम एडिटिव जो क्रॉप होती है वो बायो सेफ्टी के लिए, इंडिविजुअल हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती, क्योंकि हम नेचर के एडिटिंग प्रोसेस से, नेचर इवोल्यूशन के प्रोसेस से कहीं ना कहीं छेड़छाड़ कर रहे हैं, तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होंगे उनको भी प्रॉपरली स्टडी नहीं किया गया है। और हो सकता है कि कंटिन्यूअस जीन एडिटेड क्रॉप प्रोड्यूस करने के बाद से जो नेचुरल क्रॉप है उसका प्रोडक्शन बंद हो जाए, क्योंकि वो उस तरह की जो जनरली जो जीन एडिटेड क्रॉप्स होती हैं दे आर मोर हॉस्टाइल, मोर एग्रेसिव, मोर सस्टेनेबल इन कंपैरिजन टू द नॉन जीन एडिटेड और नेचुरल क्रॉप।
और उसके हेल्थ इम्प्लीकेशंस क्या होंगे, उसका इन्वायरमेंट पर क्या इम्प्लीकेशन पड़ेगा, लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन क्या होगा, बायो सेफ्टी को लेकर के क्या इम्प्लीकेशन होगा, इस पर भी बहुत ज़्यादा स्टडीज़ नहीं हुई। तो जीन एडिटिंग क्रॉप्स का इम्पैक्ट एक्चुअली क्या है, उसका इम्प्लीकेशन जो एक्चुअल लॉन्ग टर्म में इम्प्लीकेशन क्या है, इसको अभी लेकर के स्टडी नहीं हुई, इसलिए बहुत सारे ओपिनियन। तो जब भी इंडिया में जीनोम एडिटिंग की बात आती है, जीन एडिटिंग की बात आती है, तो देयर इज अ लार्ज सेगमेंट ऑफ फार्मर्स, NGOs और सिविल सोसाइटी जो कि इस पर्टिकुलर जीन एडिटिंग प्रोसेस को अगेंस्ट या अपोज करते हैं। ये तो हुई बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन। अब इस आर्टिकल में ऑथर का क्या कहना है। ऑथर ने कुछ जो गवर्नमेंट रेगुलेशंस हैं जीन एडिटिंग को लेकर के, जीनोम एडिटिंग को लेकर के, उसको डिस्कस किया। और ऑथर का कहना है रिलैक्सेशन इन सम गवर्नमेंट रेगुलेशन फॉर सर्टेन टाइप ऑफ जीनोम एडिटिंग क्रॉप्स कुड ओपन अ पेंडोरा boxes while activities fearing it might leads to compromising the biosafety standards and interference in the natural gene of the प्लांट। इंडिया में बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं जीनोम एडिटिंग को लेकर के। कोई भी लैब बिना परमिशन के, बिना किसी गवर्नमेंट अप्रूवल के किसी भी तरह की जीनोम एडिटिंग नहीं कर सकती, स्पेशली इन केस ऑफ क्रॉप। हालांकि डेवलप नेशंस जो हैं वो बहुत आगे जा चुके हैं जीन एडिटिंग के केस को लेकर के, जहाँ पर तो कुछ पेरेंट्स को यह भी अपॉर्चुनिटी मिलती है कि चाइल्ड बर्थ से पहले वो अपने चाइल्ड के कलर और उसके IQ लेवल, बहुत सारे जो पैरामीटर्स हैं, सिम्टम्स हैं, उनको डिसाइड कर सके थ्रू जीन एडिटिंग प्रोसेस। हालांकि ये भी इतना ज़्यादा प्रेवलेंट नहीं है डेवलप नेशंस में भी, बट यस इंडिया में जीनोम एडिटिंग को लेकर के बहुत स्ट्रिक्ट नॉर्म है। ऑथर का कहना है कि अगर कुछ नॉर्म्स को रिलैक्स कर दिया जाए तो इंडिया में बहुत सारे डिस्कशंस, डेलिब्रेशंस, ओपिनियन जो हैं, चैलेंजेस जो हैं वो सडनली पॉपअप होने लगते हैं। हालांकि इसका इम्पैक्ट बायो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स और इसका इंटरफेरेंस बायो सेफ्टी स्टैंडर्ड या नेचुरल जीन्स पर कितना पड़ेगा, इसका भी डर होता है। दैट इज़ वाई इंडिया में थोड़ा सा जो गवर्नमेंट रेगुलेशंस हैं जीनोम एडिटिंग को लेकर के वो टाइट हैं। सिविल सोसाइटी का ये कहना है कि दिस इज़ अ अपॉर्चुनिस्टिक इंटरप्रिटेशन ऑफ रूल्स अंडर द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट मेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। इसमें सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन की भी रिक्वायरमेंट की बात करी गई, क्योंकि बिना सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशंस के किसी भी तरह के जीनोम एडिटिंग के नॉर्म्स को रिलैक्स करना थोड़ा सा रिस्की वेंचर होगा। केवल इन्वायरमेंट के लिए नहीं, इवन ये ह्यूमन स्पीसीज के लिए भी आगे जा कर के एक चैलेंजिंग सिचुएशन खड़ी कर सकता है। और अगर साइंटिस्ट और एक्सपर्ट्स की बात करें तो उनका ये कहना है कि अगर थोड़ा सा रिलैक्स किया जाता है जीनोम एडिटिंग प्रोसेस को, सो दैट मे इम्प्रूव द अदर चैलेंजेस, बट यस बायो सेफ्टी इशूज़ को प्रॉपरली स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। हालांकि साइंटिस्ट इस बात पर एग्री करते हैं कि इंडिया में जो रेगुलेटरी सुपरविजन है वो होना चाहिए जीनोम एडिटिंग के केस में। बट अगर गवर्नमेंट थोड़ा सा रेगुलेट करती है, थोड़ा सा रिलैक्सेशन प्रोवाइड करती है, तो जीनोम एडिटिंग के केस में एडवांस रिसर्च ऑन प्लांट जेनेटिक्स इनिशिएट किया जा सकता है, जिससे कि बहुत सारे फूड सेफ्टी, फूड सिक्योरिटी को लेकर के जो चैलेंजेस हैं वो ओवरकम हो सकते हैं। हालांकि रिसेंटली गवर्नमेंट ने कुछ नॉर्म्स को लेकर के रिलैक्सेशन प्रोवाइड करने का डिसीजन लिया है, जिसको लेकर के जो साइंटिस्ट हैं दे आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक, और उनका कहना है कि थोड़ा सा तो रिस्की अप्रोच लेकर चलना पड़ेगा, बट इट हैज़ लार्ज नंबर ऑफ एडवांटेज। हालांकि जीनोम एडिटिंग अगर टेक्नोलॉजी को बोला जाए तो इम्प्रिसिशन की, उसके जो अगर वो टेक्नोलॉजी गलत हो जाती है, जीनोम एडिटिंग गलत हो जाती है, तो उसके इम्पैक्ट और ज़्यादा डेंजरस हो सकते हैं बायो सेफ्टी पर। तो इम्प्रिसिशन इन केस ऑफ जीनोम एडिटिंग इज़ वेल डॉक्यूमेंटेड। ऑल्दो इसको बोला जाता है कि ये प्रिसाइज टेक्नोलॉजी है, बट साइंटिस्ट कहीं ना कहीं इस बात पर एग्रीमेंट करते हैं कि इम्प्रिसिशंस भी होते हैं, कभी कभी गलत या रॉन्ग जीनोम एडिटिंग हो जाती है। तो इसीलिए इंडिया में जो क्विक अप्रूवल, गवर्नमेंट का अप्रूवल या रेगुलेटरी अप्रूवल जीनोम एडिटिंग के लिए मिलना बहुत ज़्यादा आसान नहीं है। बहुत सारे साइंटिस्ट इस बात को मानते हैं कि एक सुपरवाइजरी कंट्रोल बहुत ज़रूरी है इंडिया में, स्पेशली जब आप किसी फॉरेन मटेरियल को बाहर से नहीं ला रहे, स्पेशली जो इंडिया की जो डोमेस्टिक जीन्स हैं या प्लांट्स हैं उनमें ही मॉडिफिकेशन कर रहे हैं। सोर्सेज सेड द मैटर हैज़ बीन पेंडिंग फॉर फाइनल अप्रूवल फॉर लॉन्ग टाइम विद वेरियस डिपार्टमेंट्स एंड मिनिस्ट्रीज। सो कुछ डेलिब्रेशंस, कई सारे महीनों के डेलिब्रेशंस के बाद से जो भी रिलैक्सेशन को लेकर के गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है वो बहुत सारे डेलिब्रेशंस के बाद आया है।
यहाँ पर कुछ टेक्नोलॉजी को गवर्नमेंट ने फ़िलहाल के लिए थोड़ा सा रिलैक्स किया है, लेकिन कंप्लीट रेगुलेटरी कंट्रोल एग्जेम्प्ट नहीं किया गया है इन केस ऑफ SDN1 एंड SDN2 जीनोम एडिटिंग क्रॉप्स। यहाँ पर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं इफ़ यू आर अ साइंस स्टूडेंट्स, SDN1 और SDN2 जीनोम एडिटेड क्रॉप्स क्या होती है। हालांकि एज ऑफ नाउ इन दोनों टेक्नोलॉजी को लेकर ने गवर्नमेंट थोड़ा सा अप्रूवल के नॉर्म्स को रिलैक्स किया है। अब देख लेते हैं सम अदर न्यूज़ क्लिप्स। IRDAI फॉर ईजिंग एंट्री नॉर्म्स। सो इंश्योरेंस रेगुलेटर is all set to remove the minimum entry capital requirement for setting up any insurance business. So insurance sector में multiple entries को competition को promote करने के लिए फ़िलहाल के लिए जो minimum entry capital है that is ₹100 करोड़, इस मिनिमम कैपिटल की रिक्वायरमेंट को रिमूव करने जा रहा है इंश्योरेंस रेगुलेटर। कौन है इंश्योरेंस रेगुलेटर? इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम IRDAI बोलते हैं। तो 100 करोड़ का जो मिनिमम एंट्री कैपिटल है इंश्योरेंस सेक्टर में, उसको रिमूव करने जा रहा है IRDA जस्ट टू फैसिलिटेट द एंट्री ऑफ मल्टीपल प्लेयर्स such as standalone micro insurers and niche players. And definitely this will boost the इंश्योरेंस सेक्टर। जो कंप्लायंसेस बर्डन है उसको भी रिड्यूस किया जा रहा है। तो कई सारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो अभी रिसेंटली हमें इंश्योरेंस सेक्टर में अपकमिंग टाइम्स में देखने को मिलेंगे जस्ट टू फैसिलिटेट द पेनिट्रेशन ऑफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट एंड सर्विसेज इनटू इंडियन इकोनॉमी। अगर हम काउंटर पार्ट कंट्री से कंपेयर करें तो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन बहुत कम है इंडिया में। Individuals, because of their behavioral implication, they do not want to go for insurance. और इसीलिए जो IRD है वो प्रमोट करना चाहता है इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन आफ्टर कोविड-19। इट हैज़ बीन रियलाइज कि इंश्योरेंस स्पेशली इन केस ऑफ हेल्थ इज़ वेरी नेसेसरी फॉर इंडिविजुअल एज वेल एज द हाउस होल्ड। सो इसके लिए बहुत सारे रिफॉर्म्स ला रहे हैं जिसमें मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट को भी रिड्यूस किया जा रहा है, कंप्लायंसेस बंडर को भी रिड्यूस किया जा रहा है, मूव टूवर्ड्स द प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन बाय इंश्योरर्स, रैशनलाइजेशन ऑफ द इन्वेस्टमेंट नॉर्म्स। बहुत सारे जो रेगुलेटरी चेंजेस हैं वो लाए जा रहे हैं। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को भी थोड़ा सा ईज किया जा रहा है जस्ट टू फैसिलिटेट द एंट्री ऑफ मल्टीपल प्लेयर्स। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। ओवर ₹500 करोड़ टैक्स डिमांड स्लैप्ड ऑन PEVC फंड्स। लार्ज global funds, including those dealing in private equity, have misused the tax treaties with Mauritius, Singapore, and other countries. And by using all these tax treaties, these large global funds are actually underreported their income as per the income tax department. तो इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ का कहना है कि बहुत सारे जो बड़े ग्लोबल फंड्स हाउसेस हैं, स्पेशली जो प्राइवेट इक्विटी में डील कर रहे हैं, उन्होंने अपनी इनकम को अंडर रिपोर्ट किया है। जो भी ट्रीटीज़ मॉरिशस, सिंगापुर या अदर कंट्रीज़ के साथ साइन हुई हैं उनको मिसयूज़ किया है just to avoid the tax. Or as per the calculation of the IT department, the additional tax demand on these fund houses is more than 500 crore rupees. So according to the estimates of IT department, 500 करोड़ का जो एडिशनल टैक्स डिमांड ड्यू है बड़े बड़े ग्लोबल फंड हाउसेस में। और इसी के लिए अप्रॉक्सीमेटली 12 ऐसे ग्लोबल फंड हाउसेस को टैक्स अथॉरिटीज़ ने असेसमेंट ऑर्डर दिए हैं इन द लास्ट वीक एंड इनिशिएटेड द पेनल्टी प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट देम, जहाँ पर क्लियरली एंटी डिपार्टमेंट ने 2013 से लेकर के 2016 तक के जो भी टैक्स इरेगुलरिटीज़ हैं उन सब को लेकर के डिटेल मांगी है, इनकम कैलकुलेशन की डिटेल्स मांगी है और एक्सप्लेनेशन मांगा है कि ऐसी इरेगुलरिटीज़ क्यों हुई हैं। द डिपार्टमेंट हैज़ रीओपन द ओल्ड असेसमेंट केसेस अगेंस्ट दीज एंटिटीज़। तो फिलहाल के लिए 12 लार्ज ग्लोबल हाउसेस को नोटिस सर्व हो चुका है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। सुपर ऐप टाटा न्यू गोज लाइव विद बुके ऑफ ऑफर्स। तो यंगेस्ट मेंबर ऑफ टाटा ग्रुप, द मच अवेटेड टाटा न्यू हैज़ फाइनली बीन लॉन्च फॉर पीपल अक्रॉस द कंट्री। तो फुल फ्लैश लॉन्च सुपर ऐप का हो चुका है जिसका बहुत टाइम से वेट हो रहा था कि टाटा विल लॉन्च दिस सुपर ऐप। इसको सुपर ऐप बोला जा रहा था जिसमें अप्रॉक्सीमेटली सारी डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड करी जाएंगी कस्टमर को, जो कि फाइनेंशियल सर्विसेज से स्टार्ट होकर के टेक सर्विसेज, ट्रैवल सर्विसेज, इवन द ग्रॉसरी सर्विसेज एज वेल।
And this application takes off with a customer base of 120 million with approximately 2,500 offline store. Tata के according this will be the one stop destination for all sort of customer needs. तो UPI के थ्रू बहुत सारे फाइनेंशियल ऑफर्स भी दिए जाएंगे जिसके तहत कस्टमर बिल पेमेंट्स, लोन, इंश्योरेंस जैसी फैसिलिटीज़ भी ऑप्ट कर सकता है. इसके अलावा फैशन, गजट, ग्रॉसरी, ट्रैवल, हेल्थ, इन सब से रिलेटेड बहुत सारी सर्विसेज प्रोडक्ट्स अवेलेबल होंगी टाटा के इस न्यू ऐप पे. And as per the Tata, this is first of its kind multi-brand loyalty programs. लेट्स सी कैसे ये पेनिट्रेट करता है मार्केट में और इसका कैसा रिस्पॉन्स देखने को मिलता है. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप. फ्लिपकार्ट रेजेस IPO वैल्यूएशन टारगेट टू $60 बिलियन. सो फ्लिपकार्ट ने अपना जो IPO वैल्यूएशन का टारगेट है उसको $60 बिलियन तक इंक्रीज कर दिया है इंटरनली. और इस बार जो फ्लिपकार्ट प्लान कर रहा था कि 2023 में फ्लिपकार्ट विल गो फॉर US लिस्टिंग, फिलहाल के लिए उस प्लान को पोस्टपोन करके फाइनेंशियल ईयर 24 तक पहुंचा दिया गया है. यानी 24 में फ्लिपकार्ट विल गो फॉर US लिस्टिंग अकॉर्डिंग टू द पीपल फैमिलियर विद द कंपनीज प्लान. और 60 बिलियन का अगर IPO लाने में फ्लिपकार्ट सक्सेसफुल हो जाता है तो दिस वुड बी द बिगेस्ट IPO इन कंज्यूमर टेक स्पेस, स्पेशली इन केस ऑफ इंडिया. इंडिया के केस में ये अभी तक का सबसे बड़ा IPO होगा कंज्यूमर टेक स्पेस के केस में. हालांकि इससे पहले फ्लिपकार्ट ने $50 बिलियन का IPO का टारगेट रखा था. अभी रिसेंटली उसको इंक्रीज कर दिया क्योंकि 50 बिलियन का कब था जबकि 23 में फ्लिपकार्ट US लिस्टिंग के लिए जा रहा था. अब चूँकि फ्लिपकार्ट ने 24 का टारगेट रखा है फाइनेंशियल ईयर 24 का, तो उसने इंटरनल जो IPO वैल्यूएशन टारगेट है उसको भी इंक्रीज करके $60 बिलियन कर दिया है. So that is all for today, students. If you want lecture PDF, you can join my Telegram channel. You can also follow me on other social media platforms. If you have any query and suggestion, you can write on comment section below. Please like, share and subscribe. Thank you. Have a nice day.